Sushil Kumar Jain before you again with chapter 3rd, Administrative Structure, Policies and Impact of the British Rule, Social Science, class 8th and for 10th and for the MPPSC and IAS. So we start here the chapter 3, Administrative Structure, Policies and Impact of the British Rule, प्रशासनिक ढांचा, नीतियाँ और ब्रिटिश शासन का प्रभाव। देखिए ब्रिटिशर्स कंप्लीट पैरामाउंट सी हो चुकी थी, हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा है, पार्ट में ये पढ़ा है। अब उन्होंने पूरे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर पॉलिसीज़ क्या बनाई और उसका इंडियंस सोसाइटी पे, इंडियंस पर, इंडियन सिविलाइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ा। मास्टर ऑफ होल इंडिया विद इन 100 ईयर्स, 100 वर्षों के अंदर संपूर्ण भारत के मालिक बन बैठे हुए। देखिए 1757 बैटल ऑफ प्लासी एंड 1857 द डिक्लाइनेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 100 वर्ष, 100 ईयर्स में मास्टर ऑफ द होल इंडियन विद इन 100 ईयर्स, 100 वर्षों के अंदर संपूर्ण भारत के मालिक बन बैठे ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसीज बनाई। 3 प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी थी? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। बंगाल, मद्रास और मुंबई, 3 प्रांत थे, बंगाल, मद्रास और मुंबई। नए प्रांतों में नए प्रांतों को, न्यू प्रेसिडेंसीज को इन्हीं में मिला लिया, ऐड कर लिया। जितने भी नए नए वो अनेक्स करते जा रहे थे, उन सबको इन्हीं में मिलाते जा रहे थे। 1835 में बिहार को बंगाल से अलग कर, सेपरेट करके, है ना, सेपरेट कर दिया गया। 1835 में इन 1835 बिहार वाज सेपरेटेड। 1835 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, अब बिहार सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो गया। बिहार को स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई का दर्जा दिया गया। इट वाज कॉल्ड द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, उसका नाम क्या रखा गया? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, पश्चिमोत्तर प्रांत। पंजाब प्रेसिडेंसी, पंजाब को अलग प्रांत बना दिया गया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरीज इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, इंडियन टेरिटरीज का जितनी भी प्रोविंसेस थी, जो स्टेट्स थी, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कंपनी के हाथ में था। संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था कंपनी के अधिकारियों के हाथों में थी। अब कंपनीज ऑफिशियल्स क्या बन गए यहाँ पर? उनको यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं, है ना। तो कंपनीज के जो ऑफिशियल्स थे वो सुपर पावर हो गए। मिस रूल बाय कंपनीज ऑफिशियल्स, कंपनी के अधिकारियों का कुप्रशासन। कंपनी के अधिकारियों ने कुप्रशासन किया। क्या क्या था, उसके कारण क्या थे? कुप्रशासन की क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या एट्रीब्यूट्स थे? अयोग्य प्रबंधक, मिस मैनेजमेंट थे, लालची थे। कंपनी के जो अधिकारी थे वो लालची थे, ग्रीडी थे, लूट खसोट, प्लंडरर थे। जमींदारों से अधिकाधिक राजस्व वसूल किया, मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द जमींदार्स। व्यापारियों और दस्तकारों से बहुत सस्ते में माल बेचने को बाध्य किया, व्यापारियों और दस्तकारों को बहुत ही सस्ते में माल बेचने को मजबूर किया। कंपेल्ड टू सेल गुड्स वेरी चीप रेट्स, किसानों को नकदी फसल उगाने को बाध्य किया। कंपेल्ड टू ग्रो केस क्रॉप्स टू द फार्मर को केस क्रॉप क्या होती? ऑयली क्रॉप्स, ऑयल सीड्स क्रॉप्स, कॉटन, इंडिको, ये उगाने को। फूड क्रॉप्स नहीं। इंडिया की सबसे बड़ी सेल्फ डिपेंडेंट हमारी इकोनॉमी थी, सेल्फ डिपेंडेंट विलेज इकोनॉमी थी, पर उसको ब्रिटिश कंपनी ने कंप्लीटली पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो कॉल्ड परदेसी यमदूत, उन्हें परदेसी यमदूत कहा जाने लगा। सारे ब्रिटिश कंपनी के ऑफिशियल्स को क्या कहा जाने लगा? परदेसी यमदूत के नाम से जाना लगा। ठीक है। अब इसमें एक और टर्मिनोलॉजी आई, नवाब।
The name given to the officials at the East India Company because they followed the style and life of the Indian aristocracy. देखिए, कुछ ऑफिशियल्स थे जो इंडियन रूलर्स को फॉलो करके उनकी जैसी लाइफ स्टाइल बिताने लगे तो गुजारने लगे तो उनको नवाब कहा जाने लगा। नवाब वे कंपनी के अधिकारी जो भारतीय राजाओं की तरह जीवन यापन करते थे। 1770 से 1771 के बीच में बंगाल का अकाल मतलब व्यापन करते थे। 1770 में 1771 में बंगाल में अकाल पड़ा। 1770 to 1771 फैमिन ऑफ बंगाल, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन फिनिश्ड। 1/3 लोग जो पॉपुलेशन थी, 1/3 पॉपुलेशन, अगर इसका मतलब है कि अगर 1000 पीपल थे तो उसमें से 333 जो लोग थे वो अकाल के शिकार हुए, मतलब मारे गए। अब देखिए, ब्रिटिश कंपनी ने जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है ना, क्या आया, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, देखिए 1858 में ही अंडर द किसके अंडर में आ गया था, डायरेक्ट क्राउन के अंडर में आ गया था, है ना। बट यहाँ पर 1773 में द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास्ड बाय द ब्रिटिश कंपनी, इंस्पेक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों की जांच शुरू की। 1773 में कंपनी बोरोड लोन ऑफ द 10 लाख पाउंड, कंपनी को सरकार से 10 लाख पाउंड का कर्ज लेना पड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ड नीड टू कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश सरकार को कंपनी पे नियंत्रण जरूरी लगा, वो महसूस किया उन्होंने। मतलब अब जो कंपनी थी, जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो क्या रूलर बन बैठी थी, कहाँ की, इंडिया की। तो अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसका इंटरफेरेंस शुरू हो गया था। चलिए, अब टू रेगुलेट द कंपनीज एक्टिविटीज़ इन इंडिया द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास्ड। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एग्जाम्स में पूछा जाता है और इसी को ऑब्जेक्टिव में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, फिल इन द गैप्स में इसके बारे में पूछा जाता है। इसलिए आपको रेगुलेटिंग एक्ट को याद रखना पड़ेगा। इसके 4 पॉइंट्स से रेगुलेटिंग एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या क्या प्रोविजंस थे वो भी आपको याद रखना पड़ेंगे। टू रेगुलेट द कंपनीज एक्टिविटीज़, क्यों किया, कंपनी की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए 1773 में द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड। कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए नियंत्रण कानून 1773 बना। इट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ द इंडिया। ये ब्रिटिश सरकार का पहला और सीधा हस्तक्षेप था भारत के मामलों में। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, नया प्रशासनिक ढांचा आ गया। अब नया प्रशासनिक ढांचे में क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ कलकत्ता, ठीक है, बिकम द गवर्नर जनरल, है ना। फैक्ट्री बिकम द ऑल प्रेसिडेंसीज। देखिए, जो प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता थी, गवर्नर जनरल गवर्नर ऑफ मद्रास बने, ठीक है। और जो फैक्ट्री बिकेम द ऑल प्रेसिडेंसीज गवर्नर ऑफ मुंबई, मतलब सारी प्रेसिडेंसीज की जो फैक्ट्री थी वो क्या थी, कहाँ से गवर्नर नियुक्त होंगे, मुंबई से, है ना। तो वो सारी, और ये जो फैक्ट्री जो थी वो एक ऑफिशियल प्लेस हो गया कलकत्ता फैक्ट्री के अध्यक्ष को। प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता फैक्ट्री बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी, ऑल प्रेसिडेंसीज। देखिए, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता फैक्ट्री बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कलकत्ता फैक्ट्री बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ ऑल प्रेसिडेंसीज। कलकत्ता फैक्ट्री का गवर्नर जनरल जो था उसको सारी प्रेसिडेंसीज का प्रेसिडेंट बना दिया, है ना। गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ मुंबई, अब कौन होगा, प्रेसिडेंट ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता फैक्ट्री के अध्यक्ष को भारत में सभी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल उसके अधीन कार्य करने लगे। अब जो मेन था कलकत्ता में था, उसके अंडर में मद्रास के गवर्नर, मुंबई के गवर्नर जनरल काम करेंगे। टू हेल्प गवर्नर अ काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, गवर्नर की हेल्प करने के लिए 4 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया।
फिर क्या स्ट्रक्चर हुआ? फॉर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता। हाँ, न्यायपालिका के लिए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। न्याय व्यवस्था के लिए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की व्यवस्था की गई। टू स्टॉप द माल प्रैक्टिसेस ऑफ कंपनीज ऑफिशियल्स, दिस एक्ट रिक्वायर्ड टू गिव अ स्टेटमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज बिफोर रिटर्निंग इंग्लैंड। सबसे बड़ी बात थी कि जो कंपनीज के ऑफिशियल्स थे, उनकी माल प्रैक्टिसेस थी, उनका जो करप्शन था, उस करप्शन को कंट्रोल करने के लिए जब वो कंपनीज अपनी डेपुटेशन से मतलब डेपुटेशन से रिटायर्ड होकर जब रिटर्न वापस इंग्लैंड को जाते थे, तो उनको इंडिया से इंग्लैंड जाने के पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता था। देखिए, धोखाधड़ी रोकने के लिए इस कानून के अंतर्गत कंपनी अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता था। गवर्नर जनरल एज द कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल को ही भारतीय और ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति बनाया गया। अब देखिए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद 1784 में 10 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। कौन सा एक्ट आ गया? पिट्स इंडिया एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके बारे में चर्चा होती है। IAS, MPPSC, 8th क्लास, 10th क्लास, ये सब पिट्स इंडिया एक्ट में, इसमें बिल्कुल पूछा जाएगा, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव्स में, फिल इन द गैप्स में, है ना। और ये 4 इसके पॉइंट्स हो सकते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश प्रशासन का आधार था। द बेस ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया, बेस ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गया, ब्रिटिश काउंट के अंडर में आ गया। रियल रूलर ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल क्या बना? वास्तविक शासक बना। पुलिस आ गई, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था के बनाने के लिए, है ना, पुलिस की हेल्प ली गई, ये हेल्पर्स हो गए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यूज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नियुक्त किए गए, ये भी हेल्पर्स थे। सामान्य जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन व्यवस्था इस तरीके से बनी। देखिए, आज भी हम देखते हैं पुलिस हमारे इंडिया में है ना। गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, राजस्व विभाग पूरा है, कलेक्टर से लेके SDM, SDM से तहसीलदार, तहसीलदार से लेके नीचे तक नायब तहसीलदार, पटवारी, है ना, राजस्व निरीक्षक, ये सारे जो पूरा ताना बाना है, इसी तरीके से जस्टिस जुडिशरी सिस्टम बनाया गया। मैं आपको बता चुका, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी। न्यायपालिका बनाएगी न्याय की व्यवस्था के लिए। अब बात कर लेते हैं हम आर्मी की, सेना। एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार करने के लिए सेना की आवश्यकता थी। सप्रेस द रिवोल्ट, विद्रोह को कुचलना था। जो भी लोग थे, है ना, जो भी अगेंस्ट ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर जो लोग उठते थे, तो उनको दबाने के लिए भी आर्मी की ज़रूरत थी। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आर्मी कैसी थी ब्रिटिश की? फेथफुल, वफादार, रेगुलर सैलरी पेड, नियमित वेतन दिया जाता था, है ना, डिसिप्लिन, अनुशासित थी, ट्रेंड थी, मीन्स प्रशिक्षित थी, वेल इक्विप्ड थी, आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थी। तो ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश जो थे ब्रिटिशर्स, हम पे किस प्रकार से राज कर पाए, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि उनकी जो आर्मी थी वो लोग कम थे, बहुत कम थे। 25-40 सैनिकों की टुकड़ी हजारों की सेना के साथ भारतीय राजाओं को कुचल देती थी। क्यों? क्योंकि वो फेथफुल थे, रेगुलर सैलरी पेड थे, नियमित वेतन दिया जाता था, डिसिप्लिन थे, अनुशासित थे, ट्रेंड थे, प्रशिक्षित थे, वेल इक्विप्ड थे, आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थे। चलिए अब आ जाते हैं। इन द पिट्स इंडिया एक्ट, वन ऑफ द प्रोविजन फॉरबैड द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट। सबसे बड़ी बात थी कि पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बात कर दी थी कि अब हम इंडियन टेरिटरी में एक्सपांशन नहीं करेंगे हमारे रूल का, है ना। इन पिट्स इंडिया एक्ट, वन ऑफ द प्रोविजंस फॉरबैड द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट द प्रोविजंस सेल्डम ऑब्जर्व्ड। पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार अंग्रेज अब नए इलाके नहीं जीतेंगे, किंतु इस धारा का किंचित ही पालन हुआ ही नहीं। ऑर्गेनाइज रेगुलर पुलिस फोर्स। सबसे बड़ी बात, 1791 में
रेगुलर पुलिस फोर्स ऑर्गेनाइज कर ली गई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये समय कब का था? गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस फॉर कलकत्ता वाज अपॉइंटेड। पहली बार 1791 में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कलकत्ता वाज अपॉइंटेड। नियमित पुलिस दल का गठन 1791 में हुआ। कॉर्नवालिस के कार्यकाल में कलकत्ता के लिए एक पुलिस सुप्रिंटेंडेंट नियुक्त हुआ। अदर सिटीज इन द चार्ज ऑफ द कोटवाल्स, अन्य दूसरे नगरों के लिए कोटवाल नियुक्त हुए जो आज थानेदार कहे जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इनटू द थानाज, जिलों को थानों में विभाजित किया गया। थाना इंचार्ज दरोगा कहलाया, थाने की जिम्मेदारी दरोगा को सौंपी गई। ट्रेडिशनल ग्राम रक्षक वॉचमैन, आज भी हर गांव का एक वॉचमैन होता है, कोटवाल होता है। परंपरागत ग्राम रक्षक चौकीदार कहा जाने लगा। डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस पोस्ट वाज क्रिएटेड, जिला पुलिस सुप्रिंटेंडेंट का पद बना। यह सब 1791 में बना है, जिसको एडॉप्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी। पुलिस बिकेम द सिंबल ऑफ द ब्रिटिश रूल, और अब पुलिस ही ब्रिटिश रूल का सिंबल हो गई थी। अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज मीन्स नाउ अ डेज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ओके, द स्टील फ्रेम ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, मजबूत चौखट तैयार की उन्होंने, स्टील की चौखट तैयार की। ये पूरा एक स्ट्रक्चर था, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, और इसने क्या किया? सिविल सर्विसेज का संगठन बना और सिविल सर्विसेज की स्थापना हुई, है ना। स्टील फ्रेम ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश स्ट्रक्चर का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। क्लाइव एंड वारेन हेस्टिंग्स टुक न्यू स्टेप्स, क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स ने कुछ नए कदम उठाए। कॉर्नवालिस वाज द रियल फाउंडर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। कॉर्नवालिस को रियल फाउंडर कहा जाता है सिविल सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का फाउंडर माना जाता है। कॉर्नवालिस भारत में सिविल सर्विसेज के वास्तविक प्रवर्तक बने। कॉर्नवालिस डिवाइडेड एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने बिल्कुल, कॉर्नवालिस ने एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया। किसमें किया? कमर्शियल, वाणिज्य शाखा अलग की और रेवेन्यू, राजस्व शाखा अलग कर दी। मेंबर ऑफ दिस सिविल सर्विसेज बिकम द हाईएस्ट पेड सिविलियंस इन द वर्ल्ड। दुनिया के जो सिविल सर्विसेज में अपॉइंट हो जाता था उसको दुनिया की सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती थी। अट्रैक्टेड रॉयल एंड द एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज यंग्स। अब इसमें क्या हुआ कि जो रॉयल फैमिली थी, जो राज परिवार के लोग थे, एरिस्टोक्रेट थे, उनकी फैमिली के यंग्स ने सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट किया। इंग्लैंड के प्रभावशाली परिवारों का वर्चस्व हो आया इसके अंदर, ठीक है। आफ्टर 1853 अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, देखिए 1853 के बाद प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था शुरू हुई। इसके पहले कंपनी के डायरेक्टर ही सिविल सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति करते थे। देखिए अब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ली गई। देखिए आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से इसको अगर कंपेयर करें तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ती थी। उसकी व्यवस्था 1853 में ही शुरू हो गई थी, ठीक है। और पहले डायरेक्टर जो थे वो सिविल सर्विसेज के सदस्यों को नियुक्त करते थे। 1793 ए रूल वाज पास्ड दैट एन इंडियन सर्वेंट कुडंट गेट सैलरी मोर देन 500 लीरा। इंडियन विल नॉट अपॉइंटेड पोस्ट। सबसे बड़ी बात है 1793 में एक नियम बना दिया गया था कि कोई भी भारतीय 500 लीरा से अधिक का वेतन नहीं पा सकता। इससे अधिक वेतन पाने वाले पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेटिव फैक्टर था। इन 1801 बिगिनिंग ऑफ द फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता, सन 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई कलकत्ता में। क्यों हुई? टू ट्रेन द सिविल सर्विसेज पर्सनल्स, सिविल सर्विसेज पर्सोनेल्स को ट्रेन करने के लिए, है ना। क्या किया गया? फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की गई। क्या पढ़ाया जाता था वहाँ पर? इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, भारतीय शासन की व्यवस्था, सोशल कंडीशन, भारत की सामाजिक व्यवस्था, लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस का ज्ञान, और ट्रेडिशंस एंड कस्टम, परंपराओं और रीति रिवाजों का अध्ययन।
फॉर द पर्पज इन इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कॉलेज वाज इस्टेब्लिश्ड। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज की स्थापना की गई। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स टू सेट अप द फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी? तो ये 4 पॉइंट्स हैं। किस लिए? टू ट्रेन द सिविल सर्विसेज पर्सनल्स, है ना, उनको क्या पढ़ाया जाता था, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं। भारत, इंडिया डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। भारत को कई जिलों में बांटा गया। कलेक्टर, चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कलेक्टर जो था वो चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बना, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते थे, डीएम। जिलाधीश, कलेक्टर फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, राजस्व की वसूली के लिए कलेक्टर की नियुक्ति हुई। मजिस्ट्रेट फॉर द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था और न्यायपालिका को देखने के लिए मजिस्ट्रेट जज की व्यवस्था हुई। जज फॉर द जुडिशरी, न्याय व्यवस्था हुई जज के लिए। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था, सिविल सर्विसेज ऑफिशियल्स। ये सब मिलके, देखिए मैंने एक स्केच बना रखा है, एक फ्लो चार्ट बना रखा है, उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसको बिल्कुल विजुलाइज कीजिए, इसको याद रखिए, ये आपको हेल्प करेगा पूरे सिस्टम को समझने के लिए। आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, न्यायिक प्रशासन, बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट 1793, बंगाल रेगुलेशन एक्ट पास हुआ 1793 में। राइट्स ऑफ पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी, पर्सनल लॉ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर उन्होंने पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी का राइट दे दिया। दूसरा ये है कि पर्सनल लॉ हिंदू के लिए अलग बनाए गए, मुस्लिम के लिए अलग बनाए गए। यहाँ से इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हो गई कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है। इन 1833 लॉ कमीशंस वाज अपॉइंटेड टू कोडिफाई द इंडियन सिस्टम ऑफ लॉ। सन 1833 में भारतीय न्याय प्रणाली को सूचीबद्ध करने के लिए लॉ कमीशन नियुक्त किया गया। इट वॉज फर्स्ट टाइम व्हेन द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस बेस्ड ऑन रिटन लॉज एंड द रेगुलेशंस। यह पहला समय था, पहला वाकया था कि जब भारत में पहला और नया अनुभव था कि भारतीयों के लिए लिखित कानून, रेगुलेशन पर प्रशासन और न्याय की व्यवस्था प्रारंभ हुई। नए शासक को कंपनी बहादुर कहा गया। नए शासक को क्या कहा गया? कंपनी बहादुर। द न्यू सोवरेन whom the Indians called कंपनी बहादुर। जो नया सोवरेन बना उसको कंपनी बहादुर कहा गया। अब आ जाते हैं चार्टर एक्ट ऑफ द 1813। Company lost its monopoly of trade in India and British government started to keep attention on all affairs of the India totally. कंपनी का एकाधिकार समाप्त, ब्रिटिश शासन ने अपना ध्यान भारत के मामलों में देना शुरू किया, है ना। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 गवर्नमेंट द गवर्नर जनरल विद द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नर जनरल अपने सदस्यों की एक काउंसिल के साथ सत्ता का पूर्णतः केंद्रीकरण कर दिया गया। देखिए फिर से इसका रिवीजन है। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, द बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1793, द चार्टर एक्ट 1813 एंड द चार्टर एक्ट 1833। इस तरीके से ये सारा सिस्टम, जो ब्रिटिश पॉलिसीज़, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, वो सेट हो गया। अगले चैप्टर में मिलते हैं कि उसमें आगे क्या प्रभाव हुआ। थैंक यू वेरी मच।